चैप्टर इंडिपेंडेंस विथ पार्टीशन। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। क्लीमेंट इटली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फरवरी 20, 1947 को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया से विड्रॉवल का प्लान डिक्लेयर किया। लॉर्ड माउंटबेटन को लॉर्ड वेवेल की जगह वाइसरॉय बना दिया गया और ब्रिटिश इंडिया में पावर ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू हो गया। की पॉइंट्स फ्रॉम एटली स्टेटमेंट को देखते हैं। डेडलाइन फॉर पावर ट्रांसफर। एटली ने जून 30, 1948 तक ब्रिटिश पावर का ट्रांसफर करने का डेट सेट की। ये डेट फिक्स थी, चाहे इंडियन पॉलिटिशियंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर एग्रीमेंट करे या नहीं। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस देने का प्रोसेस 1948 तक कंप्लीट हो जाएगा, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू सॉल्व हो या नहीं। ट्रांसफर ऑफ पावर। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फुल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, खासकर अगर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस जैसे पंजाब, बंगाल नहीं ज्वाइन करते, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर को या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। प्रिंसली स्टेट के पावर भी ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन उनको सक्सेसर गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन रोल्स को देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय बनाया गया, जो लॉर्ड वेवेल की जगह इंडिया आएंगे। माउंटबेटन का काम था पावर ट्रांसफर को स्मूथ करना और इंडिया के इंडिपेंडेंस को ऑर्गेनाइज करना। रीजन फॉर अनाउंसिंग द डेट ऑफ विड्रॉवल को देखते हैं। कंपेलिंग एग्रीमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिक्स डेट अनाउंस की थी ताकि इंडियन पार्टीज को एग्रीमेंट तक पहुंचने का प्रेशर हो। इसका मेन पर्पस ये था कि इंडियन लीडर अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करे और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना हो। डिमॉन्स्ट्रेटिंग ब्रिटिश सिंसियरिटी। ये मेजर ब्रिटिश सिंसियरिटी को दिखाने के लिए था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्नॉलेज किया कि ब्रिटिश रूल का डिक्लाइन इरिवर्सिबल हो चुका है और वेवेल ने भी इस बात को एसेस किया था। अब बात करते हैं कांग्रेस एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन एंड द रोड टू इंडिपेंडेंस। कांग्रेस ने ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रोविजन को एक्सेप्ट किया, लेकिन उनका फोकस था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। ये एक स्टेप था फॉरवर्ड ब्लॉक मूवमेंट की तरफ, लेकिन ऑप्टिमाइज ज्यादा दिन तक नहीं रहा। आइए की इवेंट्स को देखते हैं। इनिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर। कांग्रेस ने मल्टीपल सेंटर को पावर ट्रांसफर करने वाले प्रोविजन को एक्सेप्टेबल माना। उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की तरह एक पॉजिटिव स्टेप देखा। कांग्रेस का ये मानना था कि अगर पावर मल्टीपल सेंटर को ट्रांसफर हो जाता है तो इंडिया का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। सिविल डिसोबीडियंस बाय मुस्लिम लीग। जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पावर ट्रांसफर का डिसीजन लिया, मुस्लिम लीग ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, खासकर पंजाब में। इस मूवमेंट से उन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रांग किया और पाकिस्तान के लिए अपनी डिमांड को फोर्सफुल बनाया दिया। अब इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन को देखते हैं। अर्ली 1947 तक कम्युनल राइट्स काफी बढ़ गए थे और कांग्रेस लीग कोलिजन की वर्किंग भी डिसफंक्शनल हो गई थी। ये सब इवेंट एक पार्टीशन को पॉसिबल बना रहे थे, जो पहले सोचा भी नहीं गया था। हिंदू और सिख कम्युनल ग्रुप्स जो बंगाल और पंजाब में थे, उन्होंने पार्टीशन की तरफ अपना सपोर्ट दिखाया, खासकर जब उन्हें लगने लगा कि कंपल्सरी ग्रुपिंग उन्हें पाकिस्तान में डाल सकता है। हिंदू महासभा's रोल। हिंदू महासभा ने बंगाल में एक हिंदू प्रोविंस बनाने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया, खासकर वेस्ट बंगाल में। ये उनकी तरफ से पार्टीशन के लिए एक और स्टेप था। नेहरू स्टेटमेंट, मार्च 10, 1947। नेहरू ने मार्च 10, 1947 को कहा कि कैबिनेट मिशन के प्लान को इम्प्लीमेंट करना बेस्ट सॉल्यूशन होगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब और बंगाल का पार्टीशन एक वियाबल अल्टरनेटिव हो सकता है अगर कांग्रेस और लीग के बीच डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। कृपलानी प्रपोजल, अप्रैल 1947। कांग्रेस प्रेसिडेंट कृपलानी ने अप्रैल 1947 में ये एक्सप्रेस किया कि पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने के लिए कांग्रेस तैयार है,
उन्होंने फेयर पार्टीशन की बात की, खासकर बंगाल और पंजाब में, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब बात करते हैं माउंटबेटन एज वाइसरॉय एंड द माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन को वाइसरॉय बनाया गया था और उनको क्लियर मैंडेट दिया गया था कि वो इंडिया को 1947 तक आजाद कर दे और इस प्रोसेस को स्पीड अप करे, इसलिए उनको काफी डिसीजन मेकिंग पावर दिए गए थे। जब माउंटबेटन इंडिया आए तब तक फ्रीडम विथ पार्टीशन का आइडिया काफी एक्सेप्ट हो चुका था और बीपी मेनन ने डोमिनियन स्टेटस के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था। इसका मतलब था कि इंडिया और पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेटस दिया जाए और दोनों को सक्सेशन का राइट दिया जाए। ये प्लान था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के एग्रीमेंट के बिना भी पावर ट्रांसफर हो सकता है। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को देखते हैं। माउंटबेटन ने जून 3, 1947 को अपना प्लान अनाउंस किया, जिसमें कुछ की पॉइंट्स थे, जैसे पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल। पंजाब और बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली को वोट देना था कि क्या वो हिंदू और मुस्लिम ग्रुप में पार्टीशन चाहते हैं या नहीं। अगर सिंपल मेजोरिटी किसी ग्रुप के लिए वोट देती तो वो प्रोविंस पार्टीशन हो जाता। क्रिएशन ऑफ 2 डोमिनियन। अगर पार्टीशन होता है तो 2 डोमिनियन बनाए जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। हर एक डोमिनियन का अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता। सिंध डिसीजन। सिंध को अपना डिसीजन लेने का अधिकार दिया गया था कि वो पार्टीशन चाहते हैं या नहीं। रेफरेंडम इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलहेट। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहेट डिस्ट्रिक्ट, जो बंगाल का पार्ट था, में रेफरेंडम होते, जिसमें ये डिसाइड किया जाता कि ये एरिया इंडिया और पाकिस्तान के साथ जाएंगे। प्रिंसली स्टेट और एसेशन। प्रिंसली स्टेट को इंडिपेंडेंस नहीं मिलने वाली थी, उन्हें इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ ज्वाइन करना था। बंगाल को इंडिपेंडेंट होने का ऑप्शन नहीं दिया गया और हैदराबाद को पाकिस्तान के साथ एसेशन का ऑप्शन नहीं दिया गया। फ्रीडम ऑन अगस्त 15, 1947। इंडिया और पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी। बाउंड्री कमीशन। अगर पार्टीशन होता है तो एक बाउंड्री कमीशन सेट अप किया जाता है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री को डिफाइन करता है। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डोमिनियन स्टेटस एंड पार्टीशन प्लान। कांग्रेस ने लाहौर कांग्रेस 1949 की स्पिरिट को तोड़ते हुए डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट किया। यह डिसीजन कांग्रेस ने कुछ रीजन की वजह से लिया था, जैसे पीसफुल एंड प्रॉम्प्ट ट्रांसफर ऑफ पावर। कांग्रेस को लगता था कि डोमिनियन स्टेटस से पावर का ट्रांसफर जल्दी और शांति से हो सकता है। ऑथोरिटी और वोलेटाइल सिचुएशन का मैनेजमेंट। कांग्रेस को ये समझ आया कि उन्हें ऑथोरिटी लेने की जरूरत है ताकि वो वोलेटाइल सिचुएशन को मैनेज कर सके, स्पेशली जब कम्युनल टेंशन बढ़ रहे हो। ब्यूरोक्रेसी और आर्मी की कंटिन्यूटी। डोमिनियन स्टेटस से ब्यूरोक्रेसी और आर्मी की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जो कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली इंडिपेंडेंस के बाद। डोमिनियन स्टेटस देने से ब्रिटेन को ये फायदा होता था कि इंडिया को कॉमनवेल्थ में रखा जा सकता था, जो उनके लिए इकोनॉमिक और डिफेंस पोटेंशियल के लिए फायदेमंद था। इससे उनका ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रहता। अब रीजन फॉर अर्ली डेट एंड बाउंड्री कमीशन को देखते हैं। अर्ली डेट अगस्त 15, 1947। ब्रिटेन का डिसीजन था कि अगस्त 15, 1947 को इंडिपेंडेंस देने का डेट रखा जाए। इसका रीजन था कांग्रेस की एक्सेप्टेंस को सिक्योर करना, कम्युनल सिचुएशन को अवॉइड करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना, जो कि बढ़ रही थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। बंगाल और पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने पार्टीशन का डिसीजन लिया। इसके बाद ईस्ट बंगाल और वेस्ट पंजाब को पाकिस्तान का पार्ट बनाया गया। वेस्ट बंगाल और ईस्ट पंजाब को इंडिया के साथ रखा गया। बाउंड्री कमीशन। बाउंड्री कमीशन को इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री को
डिक्रेमेट डिमार्केट करने के लिए बनाया गया। रेड क्लिफ लाइन को 17 अगस्त 1947 को पब्लिश किया गया। ये लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री थी, जो सर कायरिल रेडक्लिफ की लीडरशिप में तैयार हुई थी। रेडक्लिफ लाइन का काम था पार्टीशन के बाद दोनों कंट्री के बीच क्लियर बाउंड्री सेट करना। अब बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जुलाई 5, 1947 को पास किया और जुलाई 18, 1947 को रॉयल एसेंट मिला। ये एक्ट 15 अगस्त 1947 को इम्प्लीमेंट हुआ। ये एक्ट माउंटबेटन प्लान पर बेस्ड था, जो लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रपोज किया था। इसका मेन एम था इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट डोमिनियन में डिवाइड करना। आइए की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को देखते हैं। क्रिएशन ऑफ टू डोमिनियन, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान को दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाए गए। ये अगस्त 15, 1947 से इफेक्टिव हो गया। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिली और इंडिया को 15 अगस्त 1947 को। गवर्नर जनरल, हर डोमिनियन का अपना गवर्नर जनरल होता था, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को इम्प्लीमेंट करता था। अहमद जिन्ना को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया और वो अपने पोजीशन पर इंडिया की रिक्वेस्ट पर कंटिन्यू रहे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लेजिस्लेटिव पावर, इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को लेजिस्लेटिव पावर दिए गए, जो अपने रिस्पेक्टिव डोमिनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इस एक्ट के थ्रू एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट को डिसॉल्व कर दिया गया था। गवर्नेंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब तक इंडिया और पाकिस्तान अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट नहीं कर लेते, दोनों कंट्रीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर गवर्न किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को टेम्पोररी गवर्नेंस के लिए यूज किया गया था, जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं हो जाता। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स 1946-47। 1946-47 में इंडियन स्टेट्स की इंटीग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन गई थी। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी, तब प्रिंसली स्टेट को इंडिपेंडेंट होने का ऑप्शन दिया गया था। ये स्टेट ब्रिटिश रूल के अंदर था, लेकिन उनका अपना गवर्नेंस सिस्टम था। स्टेट पीपल्स मूवमेंट का राइज हुआ था, जिसमें लोग पॉलिटिकल राइट्स और इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की डिमांड कर रहे थे। लोग चाह रहे थे कि उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिले। नेहरू एंड पटेल रोल्स को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सेशन को प्रेसाइड किया, जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया कि अगर कोई स्टेट ज्वाइन नहीं करेगा तो उसे हॉस्टाइल समझा जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को जुलाई 1947 में स्टेट डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया गया और उन्होंने स्टेट की इंटीग्रेशन को दो फेज में ऑर्गेनाइज किया। फेज 1, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। अगस्त 15, 1947 तक सभी स्टेट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया था, एक्सेप्ट फॉर कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट था, जिसमें स्टेट ने डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन के लिए सेंट्रल अथॉरिटी को अपना मान लिया था। प्रिंसेस को यह डिसीजन लेने में आसानी हुई, क्योंकि वो ब्रिटिश पैरामाउंसी को सरेंडर कर रहे थे और उनका इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वैसे का वैसे रहता था। फेज 2, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। ये फेज थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग था। इस फेज में स्टेट को नेबरिंग प्रोविंस के साथ इंटीग्रेट किया गया या फिर न्यू यूनिट बनाए गए, जैसे कथियावार यूनियन, विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। कुछ स्टेट जैसे हैदराबाद, मैसूर, ट्रैवनकोर, कोची ने अपने ओल्ड बाउंड्रीज को कुछ टाइम तक रिटेन किया और उनमें इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए गए। ये इंटीग्रेशन प्रोसेस 1 साल
में कंप्लीट हो गया और इसके लिए प्रिंसेस को जेनरस प्राइवेसी पर्स दिया गया और कुछ प्रिंसेस को गवर्नर्स या राज्य प्रमुख बनाए गए।